दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। दोस्तों आज मेरा 101वां वीडियो है। अभी तक आपने मुझे जितना समर्थन दिया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। लेकिन मुझे अभी आपके समर्थन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपसे कहूँगा कि मुझे अपना समर्थन देना जारी रखें। दोस्तों आज ये 101वां वीडियो है। आज राजनीति पे बात नहीं करूँगा, आज बात करूँगा मैं ईमानदारी के एक किस्से पर। दोस्तों बेईमानी के पैर बहुत बड़े होते हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन ईमानदारी की बातें सीमित रह जाती हैं छोटी छोटी जगहों पर। इसलिए मेरा कोशिश रहती है कि यदि ईमानदारी की कोई किस्सा पता लगे तो उसको लेकर आपके पास आऊँ। भारत में पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ राजनीतिक क्षेत्रों में अचानक मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है कि देश के ये उद्योगपति बेईमान है, देश का ये अमीर बेईमान है, देश का ये पुराने राज परिवार बेईमान है। ऐसे लोग उद्योगपतियों पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, अमीरों पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, पुराने राज परिवारों पर भी बेईमानी का आरोप लगाते हैं, लेकिन कभी अपने परिवार से नहीं पूछते कि हे माताजी, हे पिताजी, हे बहन, हे भाई, हे जीजा जी, हमने तो कोई आज तक दुकान नहीं खोली, हमने तो आज तक कोई कंपनी नहीं खोली, हमने आज तक कहीं खेती नहीं करी, तो हमारे पास ये हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति कहाँ से आ गई। और बहुत सारे नेता हैं ऐसे, कोई एक दो नहीं है, और एक पार्टी में नहीं है, लगभग बहुत सारी पार्टियों में मिल जाएंगे। कोई भाग्यशाली पार्टी हो सकती है, मुझे लगता नहीं कोई ऐसी पार्टी होगी जिस पर ऐसे लोग ना हो। तो मेरा प्रयास है कि आपको ईमानदारी की बात बताता हुआ चलो। दोस्तों आपने देखा होगा शायद हिंदुस्तान का कोई ही ऐसा जिला होगा जहां कभी कोई ऐसी कंपनी ना खुली हो जिसने किसी अच्छी स्कीम के नाम पर, किसी आकर्षक योजना के नाम पर या एफडी के नाम पर अपनी ब्रांच ना खोली हो, और कुछ दिनों बाद तक वो आपसे डिपॉजिट लेती रहती है, और जब उनका पेट भर जाता है तो रातों रात कंपनी गायब हो जाती है और लोग मलाल करते रह जाते हैं। वो लोग पैसे को इस तरीके से छिपा लेते हैं, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या विदेश ले जाते हैं कि उनसे पैसे की वसूली नहीं हो सकती, और अंततः लोगों का पैसा मारा जाता है। मैं समझता हूँ कि बहुत भाग्यशाली लोग वो होंगे जिनको ऐसी कंपनियों में मारा गया पैसा वापस मिला होगा। पश्चिम बंगाल में तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, चिट फंड घोटाला, आपने नाम सुना होगा, जिसमें गरीब किसानों ने, गरीब मजदूरों ने छोटी छोटी रकम जमा करी थी, लेकिन सब मारी गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2001 के आसपास में एक बहुत बड़ी कंपनी खुली थी जिसका हरियाणा दिल्ली तक भी जाल था। वो एफडी पर 10 से 14% तक का रिटर्न दे रही थी, और जो आपका खाता खुलवाता था एजेंट, उसको 30% तक का कमीशन दे रही थी। वो कंपनी अपने आप को नेशनलाइज्ड बैंक का सब्सिडरी बताती थी, तो कई लोग मेरे पास पूछने आते थे कि हम इसके एजेंट बन जाए या ना बन जाए। मैं उनसे समझाता था कि लोग इस कंपनी को पैसा नहीं दे रहे, लोग तुम्हारे नाम पे पैसा दे रहे हैं, तुम इसे घर जा रहे हो पैसा लेने। इस कंपनी को लिख कर रख लो, भागना है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, भागना ही भागना है। फिर ये लोग आपके घर के बाहर खड़े होंगे और आपसे पैसा मांगेंगे, आपका घर, आपका मकान, आपका खेत, आपकी दुकान बिक जाएगा। दोस्तों 2010 के बाद वो कंपनी भाग गई, और आज मैं बहुत सारे एजेंटों को देखता हूँ जिन बेचारों के घर, मकान, दुकान, खेत बिक गए। और मुझसे कई लोग कहते हैं कि हाँ, मैं उस दिन की बात ध्यान है कि आपने मना करा था इस कंपनी के एजेंट मत बनो। तो दोस्तों ऐसी बेईमानियां भारत में होती रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सब बेईमान है या भारत में सारे उद्योगपति बेईमान है। मैं आज आपको ऐसे ही एक ईमानदारी के किस्से पर लेकर चलता हूं। बात अप्रैल 2001 की है। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही टाटा उद्योग के, टाटा इंडस्ट्रीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स अपने ऑफिस पहुंचते हैं, उनकी टेबल पर एक पत्र लिखा हुआ होता है। पत्र सबका एक जैसा होता है, लेकिन नाम भेजने वाले का लिखा हुआ नहीं होता। बिजनेस न्यूज़पेपर्स के टेबल पर भी, संपादकों के टेबल पर वो पेपर पहुंचता है, वही मजमून होता है, नाम नहीं होता। और सेबी चेयरमैन के ऑफिस की के टेबल पर भी वही पत्र पहुंच जाता है। अगले दिन बिजनेस न्यूज़पेपर्स अखबारों में खबर को छाप देते हैं। टाटा परिवार शॉक्ड हो जाता है।
रतन टाटा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि किस्सा टाटा परिवार का था, टाटा ग्रुप का था। टाटा ग्रुप की उस वक्त एक फ्लैगशिप कंपनी हुआ करती थी, टाटा फाइनेंस, जो कार से लेकर मकानों तक के लिए लोन दिया करती थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि टाटा फाइनेंस दिवालिया होने के कगार पर है और टाटा फाइनेंस अपने इन्वेस्टर्स का पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है। समय रहते आरोपियों को पकड़ लिया जाए। टाटा चौंक गए चिट्ठी को। एक बार ही को उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि टाटा फाइनेंस में कोई इतनी बड़ी गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन उन्होंने तत्काल टाटा फाइनेंस की मीटिंग बुलाई और टाटा फाइनेंस की मीटिंग में उन्हें पता लगा कि कंपनी पर 2700 करोड़ रुपए की देनदारी है। ये वो देनदारी थी जो लोगों ने छोटी और बड़ी बचत के रूप में टाटा फाइनेंस में जमा करी थी। इन 2700 करोड़ में 875 करोड़ रुपया 4 लाख छोटे इन्वेस्टर्स का था, जिन्होंने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, ये मालूम था कि टाटा में पैसा मारा नहीं जाएगा, टाटा ग्रुप की कंपनी में पैसा जमा कर दिया था, लेकिन ये पैसा खतरे में पड़ गया। मीटिंग में टाटा ने कहा तत्काल कि टाटा के नाम पर जिसने भी पैसा दिया है उसके 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। मीटिंग में टाटा बोले कि गड़बड़ी करने वाला कितना भी प्रभावशाली हो, मेरे परिवार का कितना भी नजदीकी हो या मेरे परिवार का सदस्य हो, वो जांच के दायरे में आएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने तुरंत टाटा सन्स की मीटिंग बुलाई और कहा कि टाटा ग्रुप की, टाटा परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए टाटा फाइनेंस को जितने भी पैसे की जरूरत है तत्काल दी जाए। टाटा फाइनेंस ने उस समय 500 करोड़ रुपए की आवश्यकता महसूस करी कि 500 करोड़ रुपए हमें तुरंत दिए जाए। टाटा सन्स और टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा सन्स टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, टाटा सन्स और टाटा इंडस्ट्रीज ने तत्काल 615 करोड़ रुपया और बैंक गारंटी टाटा फाइनेंस को उपलब्ध कराई और टाटा ने निर्देश दिया कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी शाखा में टाटा फाइनेंस की कोई भी अपना इन्वेस्टर जितने भी रुपए वापस लेने आता है उसको उसी दिन उतने ही रुपए वापस दिए जाए, चाहे वो थोड़ा सा हिस्सा वापस ले, चाहे पूरी रकम वापस ले। ये ऑनलाइन का जमाना नहीं था। 2001 में राष्ट्रीयकृत बैंक भी ऑनलाइन नहीं थे और प्राइवेट बैंकों में भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, शायद ICICI बैंक में ही थोड़ी बहुत सुविधाएं थी। तो टाटा ने नोटों के बैग भरवा के रख दिए और वहीं पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा कर दिया और इंस्ट्रक्शन दिया कि यदि किसी ब्रांच से खबर आती है कि वहाँ 10, 20, 50, 100 इन्वेस्टर खड़े हैं और उनको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए देने हैं, लेकिन कंपनी के पास इस ब्रांच में इतना पैसा नहीं है, तो किसी इन्वेस्टर को वापस नहीं करना है, हेलीकॉप्टर से उस ब्रांच में रुपया पहुंचाया जाएगा और उस व्यक्ति को जिसने टाटा के नाम पे पैसा जमा करा है उसका पैसा वापस किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे थे रतन टाटा। उन्होंने बाद में जांच करी, उन्होंने बाहरी ऑडिटर्स नियुक्त किए, तो पता लगा कि दिलीप पेंडसे जो MD थे टाटा फाइनेंस के, उन्होंने अपने निजी हितों को ध्यान में रखकर शेयर बाजार की कुछ ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर दिया था जो सट्टे के लिए जानी जाती थी। बाजार क्रैश हुआ, बाजार में गिरावट आई और उन कंपनियों के शेयर बहुत नीचे आ गए और टाटा फाइनेंस द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट शून्य हो गया। ना मूल वापस आ सकता था, रिकवरी फायदे की तो बात ही छोड़ दो। कुछ और इन्वेस्टमेंट दिलीप पेंडसे ने ऐसे करे थे जिनका मकसद टाटा फाइनेंस को लाभ पहुंचाना नहीं था, बल्कि निजी लाभ को पहुंचाना था। पूरी जांच होने के बाद रतन टाटा ने FIR दर्ज नियुक्त कराई और मुकदमा दर्ज कराया और दिलीप पेंडसे सहित टाटा फाइनेंस के जितने भी अधिकारी थे उनको कानून के दायरे में खड़ा कर दिया और देश के एक भी इन्वेस्टर का एक भी रुपया जिसने टाटा फाइनेंस में जमा करा था मारा नहीं गया।
जिसने जितने रुपए मांगे थे उसको उतने ही रुपए वापस कर दिए गए। ऐसे थे रतन टाटा और ऐसा है टाटा परिवार। दोस्तों, मैं एक किस्सा आपको इसलिए बताने आया हूं कि भारत में मैंने जैसे पहले ही कहा कि उद्योगपतियों को, अमीरों को, पुराने राज परिवारों को बेईमान बताने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे मकसद राजनीतिक है। ये लोग विदेशी उद्योगपतियों को बेईमान नहीं बता रहे, विदेशी इन्वेस्टर्स को बेईमान नहीं बता रहे, विदेश के जो लोग सरोज जैसे लोग भारत में पैसा भेज रहे हैं उनको बेईमान नहीं बता रहे। बेईमान किसको बता रहे हैं? बस भारत की कंपनियों को, भारत के उद्योगपतियों को, भारत के अमीरों को। ये चाहते हैं कि इनकी कंपनियां ठप हो जाएं, इनकी कंपनियों में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएं, भारत में अमीर और गरीब के बीच लड़ाई छिड़ जाए, भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, भारत में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर खड़ी हो जाए और हमें सत्ता मिल जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं आपको यह ईमानदारी के किस्से सुनाने आया हूं, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि ये इन लोगों ने कभी खेती नहीं करी, व्यापार नहीं करा, कोई दुकान नहीं खोल ली, कोई एंशन नहीं ली, लेकिन इनके पास अरबों रुपए हैं, अपने पैसे का हिसाब कोई नहीं देगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हर जगह बेईमान भी हैं, ये मत समझना सारे लोग ईमानदार हैं, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि चाहे भारत का गरीब हो, चाहे भारत के अमीर हो, चाहे भारत का व्यापारी हो, चाहे भारत का नौकरी पेशा हो, चाहे भारत के उद्योगपति हो, चाहे भारत के पुराने राज परिवार हो, हर जगह ईमानदारी जीवित है। और आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है भारत के सारे नेता बेईमान हो, भारत में ईमानदार नेता भी हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी, मैंने पहले भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया था, बेईमानी में अब भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं हर पॉलिटिकल पार्टी मैं ऐसे नेताओं को जानता हूं जो आज भी एक जोड़ी कुर्ते में राजनीति करते हैं और ईमानदारी की मिसाल है। और फिर कह रहा हूं कि यह हर पार्टी के अंदर है, ऐसा बेईमान भी हर पार्टी में है, ईमानदार भी हर पार्टी में है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं अमुक बेईमान है, अमुक बेईमान है, अमुक बेईमान है, समझ लेना वो खुद बहुत बड़ा बेईमान है। और कभी उससे पूछना, अपने दिमाग से पूछना कि इसका घर, इसका परिवार कोई खेती व्यवसाय नहीं करता, कोई व्यापार नहीं करता, इस पे पैसा कहां से आ गया। दोस्तों, इसलिए हमें सजग होने की जरूरत है। यदि हमें किसी की बेईमानी के किस्से सुनाते हैं तो हमें ईमानदारी को भी फैलाना चाहिए और ईमानदारी से, हमें बेईमानों से यदि नफरत करते हैं तो हमें, यदि हम बेईमानों से नफरत करते हैं तो हमें ईमानदारों से प्यार भी करना चाहिए। और मैं इसीलिए ईमानदारी का किस्सा लेके आया हूँ। आगे भी बेईमानी का किस्सा भी पता लगेगा, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ईमानदारी के किस्से मिलेंगे तो वो आपको इसी तरीके से सुनाता रहूँगा। आज की बात यही ख़त्म कर रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे लगातार इसी तरीके से समर्थन देते रहना, जैसे अब तक के पिछले 100 वीडियोज़ में आपने मुझे समर्थन दिया है। दोस्तों, इसी तरीके से विश्लेषण लेकर आपके सामने आता रहूँगा। एक बार फिर से नमस्कार आप सभी को।